नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। हम लोग आज के क्लास में जितने भी छात्र उपस्थित हैं वो सभी लोग देखें हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो बेसिकली आज हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की चर्चा करेंगे। यहाँ हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये सोप में जो बबल्स का उठना ये सॉफ्ट वाटर का काम है और सॉफ्ट वाटर जो है साबुन के साथ झाग अधिक देता है जबकि हार्ड वाटर नहीं देता है। हार्डनेस क्यों होती है इसको हम लोग आइए देखते हैं क्या किस तरह से हार्डनेस किसके कारण होती है। कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन जो उपस्थित होते हैं ये कहाँ से आते हैं? जो रॉक्स होती हैं रॉक्स के बीच में चट्टानों से कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन ये सारे लवण घुल जाते हैं पानी में। तो आखिर जो रेन वाटर होता है वो सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कोई भी लवण डिजॉल्व नहीं होते हैं। सबसे प्योर वाटर रेन वाटर ही बोला जाता है। सबसे अच्छा वाटर हमारा रेन वाटर ही होता है। ये देखिए सॉल्ट से जो कैल्शियम है तालाबों में भूमि के अंदर मैग्नीशियम आयन ये सारे खनिज लवण घुल जाते हैं तो ये हमारी जो है इम्प्योरिटीज उसमें उपस्थित हो जाती है। इसी तरह जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें जो गैसेस होती हैं वो भी घुल जाती हैं इसको हार्ड बना देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसी तरह चट्टानों से भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बन जाती है। जो कैल्शियम है ये CO2 से मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट CO2 से या में कैसे कन्वर्ट होता है या CO2 से कैल्शियम आयन रिएक्शन करके CaCO3 बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट भी होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बन सकता है। तो हमारा जो टेम्पररी हार्डनेस होता है वो बेसिकली हमारा बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ये बाइकार्बोनेट हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से ही आया। बाइकार्बोनेट चाहे वो कैल्शियम का हो चाहे मैग्नीशियम का। इसके कारण जो बायलर होते हैं वो हमारे पपड़ी लग जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट देखिए फार्मूला इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। इस तरह से एक बड़ी सी संरचना बना सकते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट से टेम्पररी जबकि कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड से हमारे परमानेंट हार्डनेस होती है। परमानेंट हार्डनेस के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो किनारे किनारे जो पपड़ी जमना या फिर इस तरह से कई चीजों का बनना जो हमारा जो है अगर हम साबुन बनाते हैं तो स्टीयरिक एसिड का ये जो निगेटिव चार्ज है ये सोडियम स्टीरेट को शो कर रहा है। यहाँ जो देख रहे हैं आप ये जो हमारा निगेटिव चार्ज है ये स्टीरेट आयन है जबकि पॉजिटिव चार्ज हमारा जो है सोडियम साल्ट यानी सोडियम आयन है। सोडियम स्टीरेट सोडियम पामिटेट है और ये काला काला जो है ये हमारा एक गंदगी है जिसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला जोड़ करके इससे अटैच हो जाती है और फिर जब ये वॉशिंग करते हैं तो ये धुल जाती है क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन ये चीजें सॉफ्ट वाटर में होती हैं हार्ड वाटर में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो और आगे हम इसको देखते हैं। हार्ड वाटर में झाग ही नहीं दे पाता है। इस तरह से देखिए क्लीनिंग कर देते हैं ये गोल गुच्छे बना करके अलग हो जाते हैं। तो हमारा जो कैल्शियम स्टीरेट है ये हमारा संरचना को शो करता है। कैल्शियम स्टीरेट मैग्नीशियम स्टीरेट जब बन जाएगा तो हमारा झाग नहीं बन पाता है। ये देखिए कैल्शियम आयन जो है गया तो अभी इससे जुड़ जाने के कारण ऊपर की ओर ही एक लेयर बना लेता है जिसके कारण हमारा ये नहीं रिमूव हो पाता है। कुछ हम और एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम साल्ट अल्किल बेंजीन सल्फोनेट ये सब सॉल्युबल होते हैं इसमें। ये सब हम मिला करके इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीजें मिला करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारा कैल्शियम है वो चट्टानों से ही मिल के आया। ढेर सारे कैल्शियम मैग्नीशियम लवण ये सब घुल जाते हैं जो घुल करके हमारा इम्प्योरिटीज को बनाते हैं। अभी हम वाटर सॉफ्टनिंग की बात करेंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है हमारा वाटर सॉफ्टनिंग में जियोलाइट मेथड या परमिटेड मेथड। ये कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा था। परमिटेड मेथड में हमारा जो है आप देख रहे होंगे सबसे नीचे की लेयर ये लेयर हमारी एक बना के रखते हैं मोरंग की बालू की या बजरी की। सबसे नीचे जाके जो हार्ड वाटर है इस पे हम एक लंबी नली के द्वारा इसमें हार्ड वाटर सैंपल इनलेट करते हैं। इसमें नीचे की तरफ आ जाता है। ऊपर का जो लेयर होता है वो ग्रेवल्स होती हैं। एक छोटी छोटी बजरी की एक यूनिट होती है और इसके ऊपर बालू की एक लेयर होती है।
तो जब हमारा हार्ड वाटर इनसे पास होता है तो वो कुछ तो हद तक छन जाता है, छन के ऊपर आ जाता है। छनाई करके हम इसको अलग कर सकते हैं। सिंपल मेथड है इसमें। नीचे की लेयर से जब ऊपर लेयर में आएगा तो हमारा जो है सबसे ऊपर की लेयर में जियोलाइट हम लोग लगा देते हैं, यानी सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट Na2Al2Si2O8 डॉट XH2O, जिसे हम Na2Z से लिखते हैं। Z की जो वैल्यू होती है वो Al2Si2O8 होती है केवल। तो Na2Z सोडियम जियोलाइट या Na2 सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब XH2O, कितना भी पानी हो सकता है। तो ये जियोलाइट की देखिए ये बेड है, यही हमारी इम्प्योरिटीज को रिमूव करती है। ये जियोलाइट के लिए ही है। ऊपर हम एक ये जो टी नुमा आकृति बनाए हैं ये NaCl सोल्यूशन के लिए है। यहाँ से हम करते हैं इसको, मतलब इसमें इनलेट करते हैं अगर हमारा जब ये जियोलाइट बेड वर्किंग में नहीं रहता। देखिए ये हार्ड वाटर सैंपल हम लोग इसमें जब प्लेस करते हैं इस टैंक में, तो हार्ड वाटर धीरे धीरे ग्रेवल से और सैंड से होते हुए ऊपर की लेयर जियोलाइट में आता है। इसमें जो इम्प्योरिटी होती है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या सल्फेट, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, ये सारे जो हैं इसमें हमारा ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। फिर धीरे धीरे जब ये लेयर ग्रेवल से होते हुए सैंड में भी आता है तो कैल्शियम आयन और जो मैग्नीशियम आयन होते हैं ये ऊपर के लेयर में फ्लो करते हैं। फ्लो करने पे जैसे ही जियोलाइट के संपर्क में आएंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जियोलाइट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसे हम कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट कहते हैं, जो कि नीचे की ओर जाके बैठ जाता है। इस तरह से कुछ कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन जियोलाइट की तरफ जाते हैं और इनसे रिएक्शन होता है। लगातार कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी चीजों से जो मिलते हैं उनको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो जो रिएक्शन होगा हमारा इस तरह से होगा। Na2Z सोडियम जियोलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम जियोलाइट और NaCl बनता है। ऐसे ही आप मैग्नीशियम क्लोराइड का भी लिख सकते हैं। Na2Z प्लस MgCl2 रिएक्शन करके मैग्नीशियम जियोलाइट और NaCl बनता है। मतलब कई रिएक्शन हम इसमें दिखा सकते हैं जिसमें जियोलाइट के रिएक्शन के बाद NaCl का बनना और कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट जो बनता है वो नीचे की ओर बैठ जाता है। इस तरह से इम्प्योरिटी रिमूव होते हुए जो सॉफ्ट वाटर होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है और फिर इसे हम टैप द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है हमारा ये सॉफ्ट वाटर का है। ये हमारा अगर कैल्शियम सल्फेट भी होगा तो भी यही फार्मूला होगा, कैल्शियम जियोलाइट मैग्नीशियम जियोलाइट ही बनेगा और Na2SO4 बनेगा। तो जियोलाइट नीचे बैठ जाता है और सॉफ्ट वाटर ऊपर की ओर, और जो इम्प्योरिटीज होती है उसे हम दूसरे टैप द्वारा बाहर निकाल देते हैं। कैल्शियम जियोलाइट या मैग्नीशियम जियोलाइट की जो इम्प्योरिटीज होती है उसे बाहर कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही चीप मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। इससे हम जो वाटर हार्डनेस होती है लगभग 20 ppm तक की हार्डनेस वाला हम सॉफ्ट वाटर मिल जाता है हमें। सॉफ्ट वाटर जो इससे मिलता है वो लगभग 20 ppm तक का मिलता है। अगर हम आगे देखें तो जो है, अगर मान लीजिए लगातार क्रिया करते करते सोडियम जियोलाइट जब ये जम जाती पपड़ी के रूप में तो उसमें हम NaCl सोल्यूशन यानी ब्राइन मिलाते हैं। ब्राइन का काम क्या है कि जो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट से जियोलाइट को फ्री कर देता है, रीजनरेट कर देता है। इसे हम बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट बेड। यानी जियोलाइट बेड का रीजनरेशन करना ही NaCl के मिलाने के बाद ऐसा होता है। तो NaCl मिलाने से हमारा जो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट है वो रिएक्शन करके फिर से Na2Z बना लेगा और कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड अलग हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड जो बन रहा है ये तो फिर से इम्प्योरिटी हो गई। देखिए कैल्शियम जियोलाइट जब NaCl से जुड़ता है तो सोडियम जियोलाइट फिर से रीजनरेट हो गया और कैल्शियम क्लोराइड अलग हो गया। तो कैल्शियम क्लोराइड जो इम्प्योरिटीज होती है वो पहले की इम्प्योरिटी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती कि ये बहुत कम मात्रा में होती है।
तो ये फिर से जैसे ही जियोलाइट एक्टिवेट हुआ इसको फिर रिमूव कर देगा। ये प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि डीएक्टिवेशन बहुत जरूरी है। तो ये एक सस्ता प्रोसेस है, इसे हम कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है ये। तो ये बहुत ही ये एक अच्छा मेथड है। टेम्पररी हार्डनेस को हम उबाल करके और परमानेंट हार्डनेस को जियोलाइट के द्वारा अलग कर सकते हैं, जहाँ पर ये NaCl सॉल्यूशन का उपयोग हम जियोलाइट को फिर से रिजनरेट करने के लिए करते हैं। ये आप फिगर में आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी बातें। ये एक मेथड है जियोलाइट मेथड, जिसमें हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। परम्यूटेड मेथड को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जो हमारा ओरिजिनल जो फिगर होता है, इस तरह से हमारा जो है कि देखिए चैम्बर बना होता है जिसमें सारी चीजें होती हैं और हम सॉफ्ट वाटर इनलेट, हार्ड वाटर जो है इनलेट करते हैं। तो फिर धीमे धीमे ये एक हमारा एक वीडियो ये दिखा रहा है कि जो हम इंडस्ट्रियल मेथड में यूज कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि कितना वाटर हमको सॉफ्ट करना है। तो जियोलाइट का जो बीड्स होते हैं या जियोलाइट बेड होती है, इसमें भर दी जाती है जियोलाइट साल्ट रेजिन के रूप में। नीचे ग्रेवल्स होते हैं, ग्रेवल्स उसी तरह है जहां पर हमारा हार्ड वाटर ऊपर से आता है और फिर यहाँ से ग्रेवल से पास होते हुए जियोलाइट बेड के संपर्क में आता है, जहां से जियोलाइट से रिएक्शन के बाद हमारा जो है कैल्शियम जियोलाइट मैग्नीशियम जियोलाइट बनता है और सॉफ्ट वाटर पहुंच जाता है। ये जो हमारा एक दूसरा चैम्बर, यहाँ से हमने वाटर को जो है ब्राइन सोल्यूशन पास करते हैं, ताकि जो है अगर जियोलाइट जो हमारा एग्जॉस्ट हो जाए तो उसको पूरा फिर से रीजनरेट करने के लिए साल्ट ट्रे हमारा ये कहलाता है। साल्ट ट्रे से हम इसको पास करते हैं, तो यानी यहाँ से हम इसको साल्ट को पास कर करके फिर से जियोलाइट को रीजनरेट कर सकते हैं। और जो यहाँ पर आयंस होते हैं, सोडियम आयंस या फिर कैल्शियम आयन के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो सोडियम जियोलाइट जो है जब रिप्लेस होगा तो सोडियम आयन जो कैल्शियम के साथ कैल्शियम जियोलाइट बना लेगा, और जो सॉफ्ट वाटर है हमको इस तरह से ऑब्टेन हो जाता है। ये कैल्शियम जियोलाइट मैग्नीशियम जियोलाइट हमारा प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, जिसे हम बाद में अलग कर देते हैं। तो ये एक इंडस्ट्रियल व्यू है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे हम जियोलाइट विधि से हम जो है सॉफ्ट वाटर प्राप्त कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन रीजनरेट करके हम जियोलाइट को रीजनरेट करके हमारा जो है आयन एक्सचेंज मेथड है, जिसमें 2 चैम्बर होते हैं जिनमें एक कैटायनिक रेजिन और एनानिक रेजिन होता है। एक चैम्बर में हमारा हार्ड वाटर जो है हम इनलेट करते हैं, यहाँ नीचे ग्रेवल्स हैं, दोनों में ही ग्रेवल्स हैं, दोनों में ही ग्रेवल्स लिए गए हैं। इसके बाद हम और भी लेयर ले सकते हैं इसमें। फिर कैटायन एक्सचेंज रेजिन एक तरफ, एनायन एक्सचेंज रेजिन है। WH4 हम इस्तेमाल करते हैं रीजनरेशन के लिए। कैटायन एक्सचेंज रेजिन का मतलब हो गया कि यहाँ पर हमारे लार्ज फैटी एसिड्स आयंस ले सकते हैं या कार्बोक्सिलेट्स आयंस यानी ऑर्गेनिक निगेटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं जो कैटायन रेजिन्स कहलाते हैं। इन दोनों का कनेक्शन, दोनों चैम्बर का कनेक्शन कर दिया जाता है और एनायनिक एक्सचेंज के लिए हम रीजनरेट के लिए डाइल्यूट NaOH का प्रयोग करते हैं। कैटायन एक्सचेंज रेजिन में हम ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर SO2OH वाले कार्बोनिल ग्रुप ले सकते हैं। RSO2OH, R यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, R हमारा CH3 CH2 कितना भी हो सकता है, कितनी भी संख्या में। जबकि एनायन एक्सचेंज में हम RNH3OH यानी बेसिक चीजें लेते हैं, R यहाँ पे ऑर्गेनिक है। तो NH3OH हमारा बेसिक नेचर होता है। होता क्या है कि कैटायंस में हमारे कैटायन एक्सचेंज रेजिन में क्या होगा, जो रिएक्शन अगर हम करेंगे तो हार्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इनलेट होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हार्ड वाटर से होता हुआ जैसे ही चैम्बर में आएगा, हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है।
प्रोसेस स्टार्ट होने के दौरान रिएक्शन होता है, देख रहे होंगे आप ध्यान से, तो हाइड्रोजन आयन बनता है, जबकि कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कैल्शियम एसीटेट या कैल्शियम कार्बोक्सिलेट के रूप में अलग हो जाता है, जबकि साथ में हाइड्रोजन आयन भी जनरेट हो रहा है। यानी जो कैटायंस थे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, उनकी जगह पर अब क्या यहाँ से जनरेट हो रहा है, हाइड्रोजन आयन। रिएक्शन के दौरान देखिए, साथ में क्लोराइड आयन भी है, लेकिन हाइड्रोजन आयन विशेष है। तो अगर हम चाहे कैल्शियम क्लोराइड लें, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट ही ले लें, दोनों ही केस में रिएक्शन हमारा क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाता है, कैल्शियम रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन की जगह से, और यहाँ पर मैग्नीशियम R3 का होल ट्वाइस Mg बन गया, जबकि हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन अलग हो गए। यहाँ से कैटायन एक्सचेंज हो गए, इसीलिए इसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन, यानी धनायन एक्सचेंज रेजिन। यानी धनायन जो होते हैं, जो हार्ड वाटर में होते हैं, वो यहाँ से एक्सचेंज कर लिए जाते हैं, और जो निगेटिव चार्ज है वो हमारा एसिड बना रहता है। अभी जो हमारा जो पानी मिलता है, अब यहाँ से इस चेम्बर से निकलने के बाद कैटायन एक्सचेंज से, वो हमारा जो होता है वो बेसिकली इसमें हाइड्रोजन आयन और इसी तरह वाटर भी होते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ग्रेवल्स के थ्रू इधर हम आउटलेट पाइप से बाहर कर देते हैं। तो इसका मतलब कैटायन एक्सचेंज में हमारा हाइड्रोजन आयन भी है, Cl आयन भी है, सल्फेट आयन भी है, जो दूसरे पाइपलाइन जो लिंक है उसके जरिए दूसरे रेजिन में भेज देते हैं, यानी दूसरे चैम्बर में, जिसे हम बोलते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। एनायन एक्सचेंज रेजिन में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों चले जाएंगे, दोनों ही जाते हैं इस तरह से, यानी हाइड्रोजन आयन, Cl आयन और सल्फेट आयन सब बाहर चले गए। कहाँ चले गए? और जो R3O का होल ट्वाइस कैल्शियम और R3O का होल ट्वाइस मैग्नीशियम जो बचा था इम्प्योरिटी के रूप में, वो यहाँ से हम अलग कर देते हैं, या रिजनरेट करके इसे हम फिर से अलग तोड़ देते हैं। रिजनरेट के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग इसीलिए करते हैं। अगर जो ऊपर हमारा WHCl या H2SO4 है उसे रिजनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो OH आयन बन रहा है, यहाँ से OH आयन देखिए अलग हो रहा है, यानी एनायन एक्सचेंज हो रहा है। जितने भी एनायंस थे, Cl आयन, सल्फेट आयन, वो रिएक्शन कर लिए NH3OH के साथ। जब रिएक्शन कर लेंगे तो RNH3Cl बन गया, है ना, अमोनियम क्लोराइड बन गए, जबकि OH हमारा रिप्लेस हो गया। यानी जो एनायंस कैटायन एक्सचेंज रेजिन से थे, यानी निगेटिव चार्ज वाले को हम एनायन बोलते हैं, वो एनायनिक एक्सचेंज रेजिन में हमारे OH आयन के साथ रिप्लेस हो गए। तो जब वो रिप्लेस हो जाएंगे तो वहां पर हमारा जो है सल्फेट आयन भी जैसे रिप्लेस होकर के 2OH आयन में बन गया। तो इसका मतलब पहले वाले हमारा जो चेम्बर था उससे हाइड्रोजन आयन आया, और दूसरे वाले चेम्बर से OH आयन, ये दोनों मिल करके H2O में कन्वर्ट हो गए। H2 यानी पानी बना लिए। बाकी जो Cl आयन, सल्फेट आयन जो था वो तो सब कन्वर्ट होके इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स रूप में, एक कंपाउंड ग्रुप में अलग हो गया, RNH3 का होल ट्वाइस SO4 के रूप में अलग हो गया। जो दूसरे रेजिन से इसका मतलब जो एनायन बनता है वो OH आयन पहले से बना, जो बचता है हाइड्रोजन आयन, दोनों मिल करके वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो बच गया वो RNH3 का होल ट्वाइस SO4, ये हमारे जो है ये जो कंपाउंड बने, इसे हम फिर से जब NaOH से रिएक्शन करा के रीजनरेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे इसको रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये दोनों जो चैम्बर हैं, एक अगर एक तरह से ध्यान से देखें तो पहले चैम्बर से हमारे धनायन अलग होते हैं, जबकि दूसरे से हमारे एनायन एनायन जो होते हैं वो जो हमारा जो है RNH3 जो बेसिक साल्ट उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आयन एक्सचेंज मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रीजनरेशन की बात करते हैं, तो रीजनरेशन में जो हमारा R3O होल ट्वाइस Ca जो हमारे कंपाउंड बने थे वो HCl के साथ मिला देंगे, तो फिर से हमारा R3OH जनरेट हो जाता है, और फिर से कैल्शियम क्लोराइड बनता है। लेकिन वो कैल्शियम क्लोराइड हमारा बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी में नहीं होता है पहले की अपेक्षा। तो जैसे ही रीजनरेशन हो जाता है आयन कैटायन एक्सचेंज रेजिन का, ये फिर से रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पर रिएक्शन जो होता है Cl के साथ हमारा रिएक्शन होता है, जिसके दौरान
और जिसके दौरान जो है ये अभिक्रियाएं होती हैं। अभी फिर हम और आगे अगर देखेंगे तो इसमें जो जबकि दूसरे वाले चैम्बर में NaOH के साथ रिएक्शन होता है RNH3Cl के साथ जब रिएक्शन होती है तो उसमें हमारा RNH3OH और NaCl बनता है ना। इस तरह से हमारा एनायन एक्सचेंज रेजिन में ये क्रिया होती है। तो जो यहाँ से dilute NaOH हमारा जो है फ्लो किया जाता है। dilute NaOH हमारा जो है दूसरे चैम्बर से हमारा जो है इस तरह से बार बार स्प्रे होगा और रिएक्शन के दौरान हमारा जो है रीजनरेट कर लिया जाएगा। जो RNH3 होल ट्वाइस SO4 बना था वो फिर से हमारा जो है NaOH के साथ रिएक्शन करके फिर से RNH3OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग आयन एक्सचेंज इन सभी मेथड का उपयोग हम लोग दोनों ही चैम्बर से धनायन और ऋणायन को हटाने के लिए करते हैं। तो जो पहला हमारा चैम्बर था, पहला चैम्बर हमारा कैटायंस जो थे, यानी कैटायंस का मतलब जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन थे, वो हमारे जो है पहले चैम्बर में हमारे हाइड्रोजन आयन के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं, जबकि दूसरे चैम्बर में जितने भी नेगेटिव आयन्स होते हैं वो OH आयन के जरिए रिप्लेस हो जाते हैं। तो इस तरह से पहले चैम्बर से बना हाइड्रोजन आयन दूसरे से OH आयन ये मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड एक रेजिन मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ये थोड़ा जियोलाइट मेथड से खर्चीला है, लेकिन खर्चीला इसलिए क्योंकि इसमें ढेर सारे हमारे बार बार इसमें केमिकल की जरूरत पड़ती है और उन्हें रिजनरेशन के लिए हम H2SO4 और इधर ऋणायन रेजिन को हम जनरेट करने के लिए NaOH का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, इससे जो हमारा जो सॉफ्ट वाटर मिलता है वो लगभग 0 से 2 ppm तक वाला होता है, लगभग डिस्टिल वाटर के बराबर होता है। इसलिए बहुत ज्यादा ये पीने योग्य नहीं होता है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग लेबोरेटरी और अन्य जगहों पर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज दो मेथड आपने देखा, जियोलाइट मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड से किस प्रकार हम वाटर में उपस्थित परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। दोनों में विशेष अंतर ये है कि जियोलाइट के मेथड में हमारा 20 ppm तक का सॉफ्ट वाटर मिलता है, क्योंकि आयन रेजिन मेथड से हमें सिर्फ 2 ppm तक का सॉफ्ट वाटर मिलता है। तो हम अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग लाइम सोडा मेथड से वाटर को प्यूरिफाई करते हैं।